नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा के एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 12वीं क्लास है, यानी लगभग 300 प्रश्नों का आपके पास में कलेक्शन हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 300 प्रश्न हैं। आप इन्हें अगर बार बार पढ़ें और इनकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ें तो ये लगभग 500 प्रश्न आपके लिए साबित होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इनमें से प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और हमारा प्रयास तो ये है कि 100 के 100 प्रश्न इन्हीं क्लासेस से आपको देखने को मिले। तो चलिए, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में कृषि प्रणालियां, और जहां कृषि लिख दिया गया है तो समझ लीजिए कि पूरा कृषि भारत का और प्रदेश का आपसे बहुत डीपली पूछा जाएगा। हालांकि आप में से बहुत से विद्यार्थी वे होंगे जो लेखपाल की तैयारी कर रहे थे और लेखपाल के लिए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कृषि को पढ़ा होगा, पर बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा परिचित नहीं होंगे या जिन्हें इस टॉपिक में कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। तो अगली 2 या 3-4 क्लासेस हम कृषि पर ही लेकर आएंगे, यानी लगभग 200-250 प्रश्न मेरी कोशिश होगी कि कृषि पर तैयार किए जाएं। तो आपको जिन भी विद्यार्थियों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है या जिनका बहुत अच्छा ये तैयार नहीं है, उन्हें इस टॉपिक को, इन क्लासेस को करने के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार है उनके लिए रिवीजन क्लासेस साबित होंगी। महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो चलिए सीधे सेशन प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आरंभ किया गया? आपसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि यह मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो यह प्रारंभ तो किया गया है मई 2005 में, यानी यदि आपसे वित्त वर्ष दे दिया जाए तो 2005-06 है। ध्यान रखिएगा, 2004-05 मत कीजिएगा। वित्त वर्ष कौन सा है? 2005-06। कब स्टार्ट हो जाता है वित्त वर्ष? अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है और 30 मार्च तक रहता है, 31 मार्च तक। तो जो है आपका मई किस में पड़ेगा? 2005-06 वित्त वर्ष में ये पड़ेगा। ये जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय इसका कार्यभार देखता है, तो ध्यान रखिएगा वो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? मंत्रालय हो जाएगा कृषि मंत्रालय। क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? तो फल, सब्जियों, साथ ही आपके मसाले और फूलों के उत्पादन में वृद्धि, मसाले एवं फूलों के उत्पादन में वृद्धि। देखिए, बागवानी मिशन है तो ध्यान रखिएगा इसमें अनाज वगैरह की कोई भी फसल इस उद्देश्य में शामिल नहीं होगी। जो बागों में उगाए जाते हैं, जैसे कि फल उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, मसाले उगाए जाते हैं, फूल उगाए जाते हैं, तो इनके उत्पादन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। इसमें आपसे बजट भी पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार का जो है इसमें 75% पैसा लगता है, 85% केंद्र सरकार का पैसा लगता है। इसको करेक्ट कर लीजिए, 85% केंद्र सरकार का पैसा लगता है और राज्य का पैसा कितना लगता है? तो राज्य का 15%। यानी इस मिशन के लिए यदि 1 रुपया लगाया जाएगा तो उसमें से 85 पैसे केंद्र देगी और 1 पैसा कौन देगा? 1 पैसा आपका देगा राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जुताई रहित कृषि का लाभ नहीं है? यानी बिना जोते फसल उगाना, खेतों में खेती करना जुताई रहित कृषि कहलाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन इसका लाभ नहीं है? समय और धन की बचत होती है। देखिए, जुताई नहीं करनी तो समय तो बचेगा ही ना, जुताई में लगने वाला समय बच गया, जुताई में लगने वाला पैसा बच गया, तो समय और धन की बचत होगी, ये तो ठीक है।
जुताई न करने के कारण भूमि का अपरदन बहुत कम होता है। जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी खोखली हो जाती है, हवा के साथ वो मिट्टी उड़ जाती है, पानी के साथ वो मिट्टी बह जाती है, तो अपरदन बहुत ज्यादा होता है। तो यदि आप जुताई नहीं करेंगे तो भूमि का अपरदन भी बहुत कम होगा और भूमि में जो नमी है ना वो बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जुताई होने की वजह से भूमि के अंदर की जो नमी है वो सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगी और नमी जो है देर तक उसमें बनी रहेगी। तो भूमि में नमी बनी रहती है, ये भी इसका एक लाभ है। इसके साथ ही भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता में क्षति नहीं होती। क्यों? जुताई नहीं होती तो बाहर के जो कीटाणु जीव जंतु हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वे मरते नहीं हैं, बाहर भी नहीं आते, तो वो जमीन के अंदर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो उनकी जैव विविधता की भी क्षति नहीं होती। लेकिन खरपतवार में कमी आती है, ये बात गलत है। अगर आप जुताई नहीं करेंगे तो खरपतवार में कमी कैसे आएगी? जब हम जुताई करते हैं तो खरपतवार नष्ट हो जाती है, किंतु हम जुताई नहीं करेंगे तो खरपतवार में कमी नहीं आएगी बल्कि वृद्धि आएगी। और ये जुताई रहित कृषि का एक नुकसान है, ना कि लाभ। तो ध्यान रखिएगा, समय और धन की बचत होना, भूमि के अपरदन में कमी आना, भूमि की नमी का बने रहना, जैव विविधता की क्षति नहीं होना, ये सभी लाभ हैं। लेकिन खरपतवार में कमी नहीं आती बल्कि खरपतवार में होती है वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन जैविक कृषि का अवयव नहीं है? जैविक कृषि के 3 अवयव हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा 3 अवयव हैं, आपको तीनों अवयव रटे होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, यानी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए भी जैविक साधनों का प्रयोग किया जाता है। कीटाणु और रोग प्रबंधन हेतु भी जैविक साधनों का प्रयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, ना कि ये जो केमिकल वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल जैविक खेती में नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार के केमिकल खादों का प्रयोग, रसायन खादों का प्रयोग भी जैविक खेती में नहीं किया जाता, बल्कि पूरी तरीके से जैविक साधनों का, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, हरी खाद हो गई, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जुताई रहित खेत का संबंध जैविक कृषि या अजैविक कृषि से नहीं है। जुताई रहित खेत तो मतलब सीधी सी बात है कि खेत में जुताई नहीं करी। अब आप कृषि चाहे जैविक तरीके से करो या अजैविक तरीके से करो, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जैविक कृषि के 3 अवयव हैं, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति माफ करना दोस्तों, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन और कार्बनिक खाद। जुताई रहित खेत हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से निम्न में से कौन सा प्रदूषण होगा? देखिए, उर्वरक इस्तेमाल करने से हर तरह का प्रदूषण होता है, इसीलिए तो कहा जाता है जैविक खेती कीजिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण जो है वो होता है उर्वरक के प्रयोग से। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि मृदा में आप रसायन डाल रहे हैं तो मृदा प्रदूषण हो ही रहा है। पानी के साथ वो मृदा जो है, मृदा से होते हुए जो हमारा जो भूमिगत जल है उसमें उर्वरक चली जाती है, जिस वजह से जल प्रदूषण भी होता है। और वो जो उर्वरक खेतों में पड़े हुए हैं वो हवा के कणों में मिल जाते हैं, तो वायु का प्रदूषण भी होता है। यानी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से। इसीलिए कहा जाता है उर्वरक का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको एक तरफ कुछ क्रांतियां दी गई हैं और आपसे पूछा गया कि वे क्रांतियों में से कौन सी क्रांति सुमेलित नहीं है। 8-10 क्रांतियां हैं कृषि से रिलेटेड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके कई बार पूछी जाती हैं, सुमेलित असुमेलित में, मैच दी फॉलोइंग्स में, या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, या सत्य असत्य कथनों में पूछ लिया जाता है। तो आपसे घुमा फिरा करके ये 10-11 क्रांति होती हैं और आपको सारी क्रांतियां रटी होनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल नींद में भी आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सको कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, नींद में भी आप बता सको तो आप रट लीजिए इन्हें। हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन में वृद्धि से, जबकि नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से। गोल्ड क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन में वृद्धि से, जबकि रजत क्रांति का संबंध कपास के उत्पादन में वृद्धि से नहीं है, बल्कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन में वृद्धि से। अंडा उत्पादन में वृद्धि से हमारे रजत क्रांति का संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति हो गई कृषि उत्पादन में, नीली क्रांति हो गई मत्स्य उत्पादन में,
रजत क्रांति हो गई कपास के उत्पादन में, गोल्ड क्रांति हो गई आलू के उत्पादन में, इसके अलावा एक पीली क्रांति होती है आपकी सरसों के उत्पादन में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों के उत्पादन में वृद्धि से, सरसों के उत्पादन में वृद्धि से। तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका सरसों के उत्पादन में वृद्धि से। चलिए अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्रांति से है? किस फसल से है दोस्तों? फसल से है, फसल नहीं। आप इस प्रश्न को ऐसे लिखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? उत्पादन में वृद्धि से। इस प्रश्न को सही कर लीजिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से है। ध्यान रखिएगा, झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से संबंध किसका है? गुलाबी क्रांति का। जबकि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंध किसका है? श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, उसका संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? दुग्ध उत्पादन में। अगर बात करें फल उत्पादन की वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, तो उसे कहते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन या स्वर्ण क्रांति। बागवानी क्रांति या फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति चलाई गई थी वह कहलाती है स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध अंडा उत्पादन से है। जबकि उर्वरक उपभोग में वृद्धि के लिए यदि आपसे पूछ ले कौन सी क्रांति चलाई गई है, तो ये हो जाएगी आपकी धूसर क्रांति, धूसर क्रांति या भूरी क्रांति। ये हो जाएगी आपकी उर्वरक उपभोग में वृद्धि के लिए। फल उत्पादन के लिए आपकी स्वर्ण क्रांति हो गई, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, झींगा मछली के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति, सरसों के उत्पादन के लिए पीली क्रांति, अंडा उत्पादन में वृद्धि के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन या रजत क्रांति, आलू के उत्पादन में वृद्धि के लिए गोल्ड क्रांति, मछली के उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी हरित क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कृषि से है? मेघदूत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है वो हमारा कृषि से है। जितनी भी तरह की ये क्रांतियां चलाई गई थी, इन सभी क्रांतियों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, समग्र रूप से इसके लिए एक क्रांति चलाई गई, इंद्रधनुष क्रांति। यानी इंद्रधनुष क्रांति में जितने भी ये उत्पादन हमने पढ़े, पीली क्रांति, गोल्ड क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल्ड क्रांति, धूसर क्रांति, इन सभी को मिलाकर के एक क्रांति चलाई गई है और उस क्रांति का नाम क्या है? उस क्रांति का नाम है इंद्रधनुष क्रांति। यानी आपसे पूछे इंद्रधनुष क्रांति में हम किसके उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं? तो फलों के उत्पादन में भी करना चाहते हैं, उर्वरक के उत्पादन में भी करना चाहते हैं, झींगा मछली के भी, अंडा के भी, दूध के भी, सरसों के भी, आलू के भी। क्यों? क्योंकि सभी के लिए एक समग्र क्रांति चलाई गई है। क्या नाम है उसका? इंद्रधनुष क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सत्य युग्म की पहचान करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। पॉलीवेराइटल, विभिन्न समय या समय कालों में परिपक्व होने वाली फसलों को एक साथ बोना। यानी अलग अलग समय में उगाई जाने वाली फसलों को एक साथ बो देना। खरीफ की फसल और रबी की फसल जो अलग अलग कालक्रम में अलग अलग समय में उगती है, उन फसलों को यदि हम एक साथ बो दें तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पॉलीवेराइटल नहीं कहते, बल्कि उसे कहते हैं हम बहुशस्यन। ध्यान रखिएगा, अलग अलग कालक्रम की फसलों को एक साथ बोना ये कहलाता है आपका बहुशस्यन। जबकि एक ही प्रकार के पौधों की विभिन्न किस्मों को बोना ये आपका कहलाता है पॉलीवेराइटल। पॉलीवेराइटल, पॉलीवेराइटल। जैसे कि अमरूद है, अमरूद की कई प्रजातियां होती हैं, ललित होती है, सफेदा होती है। तो इन प्रजातियों को एक साथ बो देना, अलग अलग किस्मों को एक साथ बोना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉलीवेराइटल। जबकि अलग अलग समय में उगने वाली फसलों को एक साथ बोना ये कहलाता है बहुशस्यन। जबकि एक ही समय पर दो या दो से अधिक प्रकार की पौध लगाना, जैसे कि एक खेत में आपने टमाटर की और भिंडी की पौध लगा दी, अलग अलग प्रकार की पौध लगाई, तो ये कहलाती हैं आपकी इंटरक्रॉपिंग। तो हमारा सी जो है वो सही है, बाकी ऊपर के ये दोनों हमारे हो जाएंगे गलत। तो चलिए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। यदि आपसे पूछ ले कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और भारत की पूछे तो भारत की हो जाएगी 54.7%, 54.7%। जबकि यदि आपसे स्टेट की उत्तर प्रदेश की पूछ ले तो ये हो जाएगी 66%, 66% आबादी जो है उत्तर प्रदेश की वह हमारी कृषि पर निर्भर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पूछे आपसे तो उत्तर हो जाएगा 54.7%, जबकि यदि आपसे प्रदेश की पूछे तो उत्तर हो जाएगा 66%। तो इन सब प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र का है। यानी आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत भाग जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र का है। तो 23% भाग, 23% भाग जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का है। यानी जो कृषि से जीडीपी में कितने परसेंटेज योगदान होता है, तो 23% योगदान हमारा उत्तर प्रदेश की जीडीपी में किससे प्राप्त होता है, तो कृषि से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार एमएसपी के लिए यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए घोषणा करती है, और आपसे पूछा जा रहा है कितने फसलों के लिए करती है। बहुत तमीज से इस प्रश्न को पढ़िएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, डीप में आपसे पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर से मत पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा 23 फसलों के लिए तो एमएसपी जारी करती है सरकार, और एमएसपी जारी करने के लिए सलाह कौन देता है, सलाह देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इन 23 फसलों में से 15 फसल खरीफ की होती हैं। किसकी होती हैं, 15 फसल होती हैं खरीफ की। कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक हो गई धान, एक हो गई आपकी ज्वार, इसके अलावा बाजरा, मक्का और साथ ही रागी। तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इसके अलावा आप याद रखिएगा अरहर, मूंग, अरहर, मूंग, उड़द, ये आपकी दालें हो गई। फिर मूंगफली और सोयाबीन, ये आपकी जो है तिलहन फसल हो गई। अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, इसके अलावा सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीज, तिल, कपास, गन्ना, और एक और रह रही है आपकी, वो है नाइजर सीड, नाइजर सीड। तो ध्यान रखिएगा ये 15 खरीफ की फसल हैं जिन पर एमएसपी जारी करती है भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कपास, गन्ना और नाइजर सीड। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है 6 रबी की फसल, 6 रबी की फसल। और वो रबी की फसल कौन कौन सी हैं, तो उसमें से आपकी एक हो जाएगी गेहूं, एक हो जाएगी आपकी जौ, इसके अलावा चना, मसूर, सरसों और कुसुम। तो ये आपकी 6 रबी की फसल हो गई। इसके अलावा 2 वाणिज्यिक फसल भी है, यहां लिख देता हूं, 2 वाणिज्यिक फसल भी आप याद रखिएगा। 2 वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी हैं, तो वो हो जाएगी आपकी जूट और कपास। तो ये आपकी 23 फसल हो जाएंगी कुल, जिसमें से 15 खरीफ की हो गई, 6 रबी की हो गई और 2 हो गई आपकी वाणिज्यिक फसल। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। 2 अक्टूबर 1958 को राष्ट्रीय सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है
ऋतुओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी फसल उगाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? आसान सी हैं। एक हो गई आपकी खरीफ की फसल, किसमें कौन सी फसल पड़ती है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा कि आपको फसलें नहीं बताई गई हैं। अभी तो आप याद रखिए खरीफ की, रबी की और जायद की, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इन फसलों को। तो खरीफ, रबी और जायद ऋतुओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में ये 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। दुग्ध उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान नहीं है, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम स्थान है। तो हमेशा चीन को फर्स्ट मत मान लीजिएगा। दूध के उत्पादन में चीन को पछाड़ा हुआ है, भारत का दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। देश के दुग्ध उत्पादन का लगभग 16% दूध महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। यह भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि देश के दूध उत्पादन का 16% दूध हमारा उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। तो महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम है। यह कथन सही है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और यदि दूध उत्पादन को देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 371 ग्राम दूध आएगा। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 371 ग्राम। यदि बात करें भारत के स्तर पर कि प्रति व्यक्ति कितने ग्राम दूध मिलेगा भारतीयों को, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये मिलेगा आपको 394 ग्राम। तो ध्यान रखिएगा 394 ग्राम ये प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध है भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 371 ग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? देखिए भारत की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों का उत्तर हो जाएगा प्रतापपुर। 1903 में 1903 में देवरिया जिले का एक स्थान है प्रतापपुर, और यहां पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो कहां स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी प्रतापपुर में। ध्यान रखिएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 157 चीनी मिलें हैं, और चीनी उत्पादन में यदि विश्व में पहला स्थान देखा जाए तो वो ब्राजील का आता है और दूसरा स्थान पड़ता है भारत का। और भारत में सबसे ज्यादा चीनी कहां उगाई जाती है? तो उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो इन प्रश्नों पर थोड़ा नजर रखिएगा, ध्यान से इन प्रश्नों को कीजिएगा। चलिए अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए सब मुख्यालय की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। अब चूंकि 16 जुलाई 1929 को की गई है, अंग्रेजों के समय में की गई है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तो नहीं रहा होगा। तो आपसे पूछ ले इसका क्या नाम था स्थापना के समय? तो इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? देखिए भारत में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका मुख्यालय तो कहां है? उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद है वो कहां स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर भारत वाला पूछे तो 1929, और अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला गाजीपुर है। सर्वाधिक उत्पादन गाजीपुर में नहीं होता, सर्वाधिक उत्पादन तो होता है बाराबंकी में। ध्यान रखिएगा, अफीम की जब भी बात आए तो आपको 2 ही जिले आपके माइंड में आना चाहिए। एक तो बाराबंकी जहां पर अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और दूसरा गाजीपुर जहां अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है प्रदेश की। तो प्रदेश की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहां पर है? गाजीपुर में। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? बाराबंकी में।
प्रदेश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। 15 में नहीं बल्कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रदेश को विभाजित किया गया है। तो यह कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यही कथन हमारा सही है। चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह हमारा कानपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड जो है कब अस्तित्व में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी हम कृषि चैप्टर पढ़े और नाबार्ड की बात ना करें ये पॉसिबल नहीं है। तो नाबार्ड के विषय में कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। नाबार्ड की जो स्थापना है वो आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए दोस्तों। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है किस समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर, शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्या करता है ये? तो ध्यान रखिएगा, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। लिख लीजिए, ग्रामीण एवं कृषि विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्षस्थ संस्था है। करंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखिएगा इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है शाहजी केवी। ये करंट का प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है शाहजी केवी। क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण एवं कृषि विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली ये शीर्ष संस्था है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1942 को। इसके अलावा इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, दिल्ली मत कर दीजिएगा। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। तुक्का मारते समय दिल्ली कर देते हैं कि ICRI का मुख्यालय दिल्ली में, तो नाबार्ड का भी दिल्ली में होगा। नाबार्ड का कहां है? नाबार्ड का है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल क्या होता है दोस्तों? रोपण फसल का मतलब होता है कि किसी बाग में, किसी लेबोरेटरी में, मतलब जहां पर सुरक्षित परिस्थितियां होती हैं ऐसी जगह पर फसल की पौध तैयार करना और बाद में उस पौध को उखाड़ करके खेत में लगा देना, ऐसी फसलों को रोपण फसल कहा जाता है। आपको रोपण फसल पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। तो एक तो हमारी चाय हो जाती है, एक हमारी कहवा हो जाती है, साथ ही हमारी नारियल हो जाता है। नारियल भी रोपण फसल है। नारियल के अलावा रबड़ हमारा रोपण फसल है। रबड़ के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट केला और गरम मसाले, ये आपको रटे होने चाहिए रोपण फसलों के लिए। आपको कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। गरम मसाले रोपण फसल है, केला हो गई, रबड़ हो गई, नारियल हो गई, कहवा हो गई, चाय हो गई। गन्ना जो है वो रोपण फसल नहीं होती दोस्तों। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गन्ना। तो जो है उनको आप याद कर लीजिए, उसके अलावा जो भी दिया हो वो आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का। तो चाय हो गई, कहवा हो गई, रबड़ हो गई, केला हो गई, गरम मसाले हो गए, नारियल हो गई। ये 5-6 तो आपको याद करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं? जहां पर भी वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों को जो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। और यहां पर जिस प्रकार की कृषि की जाती है वो कृषि क्या कहलाती है? वह कृषि कहलाती है चलवासी कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए जितने भी परिषद दिए हैं ना दोस्तों वो आपको याद करने हैं, और यदि वो प्रदेश में संबंधित हैं, राष्ट्रीय स्तर पर है और उनका मुख्यालय प्रदेश में, तो वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो वह स्थापना कब की गई? वह स्थापना की गई 1952 में। कहां पे की गई? लखनऊ में की गई। अब देखिए कुछ मित्र आएंगे कहेंगे कोयंबटूर में है सर,
कोयंबटूर में भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद नहीं है दोस्तों, वहां क्या है, वहां है गन्ना प्रजनन केंद्र। किताबों में गलत दिया हुआ है, ये फैक्ट जो है गलत छप गया है और चला जा रहा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। गन्ना प्रजनन केंद्र जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी, और ये कहां की गई थी, ये की गई थी आपकी कोयंबटूर में, ध्यान रखिएगा। जबकि लखनऊ में 1952 में भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को अदल बदल कर बोना, खेती के अनुसार पशुपालन भी करना, यही मिश्रित खेती कहलाती है। मिश्रित खेती का मतलब यह नहीं होता कि दो फसलों को बो दिया जाए या रबी और खरीफ की फसल बो दी जाए या फल सब्जी बो दी जाए, ये सभी गलत है। मिश्रित खेती से तात्पर्य होता है खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना, खेती के अनुसार पशुपालन करना, यानी जिस खेती के लिए आपको जिस पशु की आवश्यकता है उस पशु का पालन करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिश्रित कृषि। चलिए अगला है असुमेलित कृषि की पहचान कीजिए। देखिए एक तरफ प्रदेश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि जिस नाम से जानी जाती है वो नाम दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इसमें से असुमेलित कौन सा है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के समक्ष आपको दिया गया है पेंडा, जो कि आपका सही हो जाएगा। जबकि झारखंड के समक्ष कुरुआ दिया गया है, हिमालय क्षेत्रों के समक्ष खिल दिया गया है, और छत्तीसगढ़ में दजिया छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि राजस्थान की है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, ये वही है दोस्तों जो 23 फसलों के लिए समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सलाह देता है। हमने 23 फसलें देखी ना, जिसमें से 15 फसल हमारी खरीफ की थी, 6 फसल हमारी रबी की थी, 2 फसल हमारी वाणिज्य की थी। पूरी लिस्ट आपको लिखाई है, अच्छे से याद कीजिएगा। वही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। लेकिन इसमें एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, 1965 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, यानी लागत शब्द इसमें नहीं जुड़ा हुआ था। तो वर्तमान में जो नाम है कृषि लागत मूल्य आयोग, ये कब से पड़ा, तो वर्तमान नाम आपका 1985 से पड़ा है, 1985। तो ऑप्शन में, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ऑप्शन में सपोज कीजिए 1965 दिया ही हुआ नहीं है, उस स्थिति में आप 1985 को सही उत्तर मान सकते हैं। हालांकि वो सही उत्तर नहीं होगा, सही उत्तर तो 1965 ही होगा। नाम क्या था, कृषि मूल्य आयोग, वर्तमान में नाम क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हाँ, नाम पूछ लिया जाए कि नाम कब से है, तो प्रश्न का उत्तर 1985 नो डाउट होगा। चलिए अगला है काटो और जलाओ कृषि स्लैश एवं बर्न लिख गया है दोस्तों, बर्न स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से क्या तात्पर्य है, यानी काटो और जलाओ कृषि। देखिए इसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि। देश के विभिन्न हिस्सों में, मुख्यतः उत्तर पूर्वी हिस्सों में और आदिवासी इलाकों में स्थानांतरण कृषि की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि एक कोई भी जगह लेते हैं और वहां पर जो है आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के उपरांत उसको जो है आप कृषि के लिए यूज कर लेते हैं, और 1-2 वर्षों तक उसको जमीन को कृषि के तौर पर यूज करते हैं। और जब उसमें फर्टिलाइजेशन यानी उर्वरक क्षमता जब उसकी समाप्त हो जाती है तो उसको छोड़ करके नए स्थान की तलाश में निकल जाते हैं। इसीलिए इस खेती को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन मुख्यतः इसको क्या कहते हैं, मतलब सामान्य रूप से इसे कहते हैं काटो और जलाओ कृषि। क्यों? क्योंकि आपने जमीन काट दी, खेती कर ली और उसके बाद उसमें आग लगा दी, तो उसको, ऐसी कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्थानांतरण कृषि है ये अच्छी चीज नहीं है, जमीन के उर्वरक क्षमता को ये समाप्त करती है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन आदिवासी समय इलाकों में पुराने समय से ये कृषि की जा रही है, तो वहां के लोग इस कृषि को लगातार करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काटो और जलाओ कृषि क्या है, स्थानांतरण खेती। असम में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं, आसान सा प्रश्न है। असम में क्या कहते हैं, असम में कहते हैं झूम कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दोआब क्षेत्र के अंतर्गत किस जनपद में गन्ना
किस जनपद का गन्ना सर्वाधिक उन्नत कोटि का माना जाता है? देखिए, बुलंदशहर हो गया, गाजियाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, इन सभी में गन्ना का अच्छा खासा उत्पादन होता है, पर उत्तम कोटि का गन्ना या उन्नत कोटि का गन्ना, सर्वोत्तम कोटि का गन्ना जो है वो मेरठ जनपद का माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा गन्ना कहां का है? सबसे अच्छा गन्ना है मेरठ का। अगला है, निम्न में से कौन असुमेलित है? आपको कुछ फसल और उनकी कुछ प्रजातियां दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है असुमेलित कौन सा है। ललित जो है अमरूद की प्रजाति है, पूसा बोल्ड धान की नहीं है दोस्तों, सरसों की प्रजाति है, इंपॉर्टेंट प्रजाति है सरसों की। डायरेक्ट प्रश्न आता है पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। राजेंद्र सोनिया हल्दी की प्रजाति है। देखिए, हल्दी लगती कब? विवाह के समय में। राजेंद्र का विवाह हो रहा है सोनिया के साथ, लगाई जा रही है हल्दी। तो राजेंद्र सोनिया किसकी किस्म है? राजेंद्र सोनिया किस्म है हल्दी की, जबकि लोकमन किस्म है गेहूं की। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूसा बोल्ड। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना कब की गई? यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना तो हुई है 1987 में। इसका मुख्यालय भी याद रख लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये थे कृषि से जुड़े हुए इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। लगातार हम अभी कृषि पर वीडियोस लाने वाले हैं, क्योंकि 15-20 प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे। तो इसको छोड़कर जाने की गलती तो आप कतई मत कीजिएगा। जिसने भी इस चैप्टर को छोड़ा या ये सोचा कि कृषि से प्रश्न नहीं आने वाले, वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। जो भी आप समझना चाहें समझ लीजिए। तो इस चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में तो कतई मत आइएगा कि ये चैप्टर आपको आता है, क्योंकि जीके में पढ़ना और फॉरेस्ट एसआई के लिए पढ़ना दोनों में अंतर है। हाँ, लेखपाल के लिए आपने डिटेल में पढ़ा होगा, उससे भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको एफएसआई के लिए। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।